13 नवंबर 2016 के दिन मिनेसोटा शहर के अंदर एक गाड़ी एक घर के सामने आके रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से एक 8 साल का बच्चा उतरता है जो कि भागता हुआ अपने घर की तरफ मतलब कि घर के अंदर जा रहा था। ये लड़का अपने पिता स्टीवन के साथ बाहर घूम कर आया था। ये उनके साथ डिनर करने के लिए बाहर गया हुआ था और उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। अब इन सब के बारे में वो अपनी माँ एमी को बताने के लिए घर के तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, जितनी तेज़ी से वो घर के अंदर गया था उतनी ही तेज़ी से वो बाहर भी आता है। वो जैसे ही बाहर आ रहा था उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर था, मुंह खुला का खुला था, पूरा का पूरा वो पसीने में तरबतर था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो भागता हुआ बाहर की तरफ आता है। उसने अपने पिता स्टीवन को देखा जो कि गैरेज में गाड़ी को पार्क कर रहे थे। वो उनके पास जाता है, वो उनसे कुछ बोलता नहीं बल्कि वहां पर खड़ा होकर रोने लगता है। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर स्टीवन उसके पास आता है। जिसके बाद उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। उसने कुछ बोला नहीं, बस घर की तरफ इशारा कर दिया। जिसके बाद स्टीवन भागकर अब घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचा वो भी एकदम से देखकर हैरान था। जो कुछ उसने सामने देखा उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि बिल्कुल सामने उसके एमी की लाश पड़ी थी, यानी कि उसकी पत्नी की वहां पर लाश पड़ी थी जिसके सर पर गोली लगी थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। जो ये स्टीवन था इसने अपनी पत्नी एमी को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक एमी ने अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद इसने अब पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस वाले 7 बजे तक इनके घर पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने जैसे ही अंदर देखा माहौल यहाँ पर पूरा का पूरा खून में सब कुछ सना हुआ था। एमी चारों तरफ से खून में लथपथ थी, उसके सर पर गोली लगी हुई थी, उसके साइड में ही 2 खोल गोलियों के पड़े थे, उसके बाएं हाथ में बंदूक भी थी। पुलिस वालों को पहले तो ये मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही था, अगर वो खुद आत्महत्या करती तो उसके माथे पर गोली लगी थी, उसके पास में जलने का या कुछ बारूद वगैरह लगने के निशान होते, क्योंकि बिल्कुल पास से गोली चलने पर ये आम बात है कि माथे पर जलने का या फिर उसके बारूद का निशान होता। और दूसरी बात, उसके हाथों पर भी कोई बारूद का निशान ही नहीं था। और तीसरी बात, उसके बाएं हाथ में बंदूक थी, बल्कि जो ये एमी थी ये राइट हैंड से ही अपना सब काम किया करती, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। और इसके बाद पुलिस वालों ने अब अपनी जांच शुरू कर दी थी। तभी उन्होंने पाया कि उनके घर के अंदर 9 बड़े बड़े खून के धब्बे थे, जिनको जल्दबाजी में वहां से साफ कर दिया गया है। वो इतनी सफाई से साफ किए गए थे कि फोरेंसिक वालों को वहां से कोई भी सबूत नहीं मिला, वो खून का कोई भी नमूना नहीं उठा सके ताकि उसका सैंपल उठाकर वो उसकी जांच कर सके। किसी ने बड़ी सफाई से यहाँ पर सफाई की थी। पुलिस वालों को घर के अंदर से ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिले, ना ही पैरों के निशान और ना ही कोई सुराग मिला। पुलिस वाले अब समझ रहे थे कि जिसने भी ये हत्या की है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक हत्यारा है, क्योंकि उसने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। उसने बड़ी सफाई से अपना काम किया और वो यहाँ से चला गया। पुलिस वालों के लिए बड़ा सवाल यही था कि इसकी हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि इस घर में सिक्योरिटी के तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बल्कि इनके गेट पर भी सिक्योरिटी अलार्म लगाए गए थे। ऐसे बिना पूछे कोई भी इनके घर में नहीं घुस सकता था। फिर पुलिस वालों ने स्टीवन से बातचीत की। तब स्टीवन ने बताया कि जो मेरी पत्नी एमी थी उसे लगभग 6 महीने पहले किसी ने धमकी दी थी उसे जान से मारने की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों पति पत्नी ने पुलिस वालों से जाकर सलाह ली। तब पुलिस वालों ने कहा कि आप घर से बाहर ना निकले, इस चीज़ को लाइटली मत ले। साथ में उन्होंने इसको एक वेपन रखने का भी सुझाव दिया। और तभी स्टीवन ने एक बंदूक का परमिट बनवाया और एक हैंडगन अपने घर के अंदर रख ली, और वही गन अब जो ये एमी मरी हुई थी उसके हाथ में थी। फिर पुलिस वालों ने इसकी बात सुनने के बाद अब सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एमी की मौत के पीछे क्या वही व्यक्ति हो सकता है जिसने इसको धमकी दी थी। अगर वो व्यक्ति इसके पीछे है तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है। अब ये जांच और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी कोशिश की, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उससे एक दिन पहले से लेकर और जब ये घटना घटी उस टाइम तक की सारी रिकॉर्डिंग उड़ा दी गई थी। यानी कि जो भी कोई हत्यारा था उसने सब कुछ सोच समझ
समझकर ये पूरे प्लान से इसको मारा है। इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच में लगे रहते हैं। तब उन्हें पता चला कि 1 जून 2016 के दिन जो FBI वाले हैं उन्होंने इन पति पत्नी को अपने ऑफिस में बुलाया था। साथ में वहां पर कुछ पुलिस वाले भी थे जिन्होंने इन्हें कुछ बातें बताई थी। उन्होंने इन्हें बुलाकर इनसे कहा था कि आप लोग थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने हाल ही में किसी डार्क साइट को बंद करवाया है जो कि फेक हिटमैन प्रोवाइड किया करती। लोगों को मारने के लिए इन साइट से पैसे लिए जाया करते और इसी के अंदर जब इन्होंने इसको बंद किया और इसके डाटे को चेक किया, उसके अंदर एमी का भी नाम था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इसको बुलाया है ताकि इसको समझा सके कि तुम्हारा नाम डार्क वेब वाली इस साइट पर था ताकि तुम संभल के रहो। उन्होंने ये भी बताया कि जिसने एमी को मारने की सुपारी दी है वो शायद एक महिला है, जिसका कहना है कि एमी ने उसके पति को छीन लिया है, उसका डिवोर्स हो चुका है, साथ में उसके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा घाटा लगा है और तो उस महिला ने एमी को मारने के लिए बिटकॉइन के अंदर $12,000 भी उस व्यक्ति को भेज दिए थे जो एमी को मारने वाला था। साथ में उन्होंने एक पूरी की पूरी योजना भी बना ली थी एमी को मारने की। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो एमी का एक एक्सीडेंट करवाएंगे जिसके अंदर उसकी मौत हो जाएगी। अगर वो नहीं मरती तो जो हिटमैन है वो उसको गोली मार के मार देगा। फिर पुलिस वालों ने ये भी बताया कि हम उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए कि वो व्यक्ति कौन था जो ये डार्क साइट चला रहा था। जिसके बाद उन्होंने एमी को संभल कर रहने की हिदायत दी। अब एमी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये बात सुनने के बाद वो सीधे ही अपने घर के अंदर जाती है और दुब के बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। वो बिल्कुल एक नॉर्मल महिला थी जो अपना एक छोटा सा काम किया करती, वो डॉग्स को ट्रेनिंग दिया करती, इसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, तो कोई इसको क्यों मारना चाहेगा। इसके मन में यही सवाल पैदा हो रहे थे। फिर एमी ने सोचा कि शायद इसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जो स्टीवन था उसने FBI की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसने घर में CCTV कैमरे लगवाए, सिक्योरिटी अलार्म लगवाए और तो और उसने परमिट बनवा के एक गन भी खरीद ली जो कि एमी को प्रोवाइड करवा दी कि तुम इसको 24 घंटे अपने साथ रखो। और तो और एमी को यह भी कह दिया कि तुम घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें घर के अंदर ही मिलेगा। एमी भी घर के अंदर रहना शुरू कर देती है, वो भी कहीं बाहर नहीं जाती। अगर छोटी से छोटी भी वहां पे उनके घर के पास में भी हरकत होती उसके बारे में भी वो पुलिस के पास फोन करके बताया करते। इतनी सारी सिक्योरिटी के अंदर वो रहने लगी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और एमी के साथ कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से एमी को ऐसा लगने लगा कि किसी ने इसके साथ भद्दा प्रैंक किया होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। ये दोबारा से खुशी खुशी रहने लगे थे। एमी भी बाहर घूमने लगी थी और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था। लेकिन फिर 24 जुलाई को एमी के पास जैन नाम के अकाउंट से ईमेल पर एक मैसेज आता है जिसके अंदर ये लिखा गया था कि तुम्हारे घर पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जिसकी वजह से तुम सोच रही हो कि तुम्हारा खतरा टल गया है। हम एक बार तो पीछे हट गए हैं, लेकिन तुम्हारी मौत होकर रहेगी, हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद उसने कहा कि हम सिर्फ तुम्हें नहीं मारेंगे बल्कि हमारे निशाने पर तुम, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, सारा का सारा परिवार हमारे निशाने पर है। अगर तुम इन सब को बचाना चाहती हो तो तुम खुद को गोली मार लो और खुद की जान ले लो। ये बात सुनते ही जो एमी थी वो एकदम से घबरा गई, उसका एकदम से दिमाग खराब हो गया, वो बिल्कुल टेंशन में रहने लगी। एमी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल एक बुरे सपने में फंस कर रह चुकी थी। उसको अब ये लग रहा था कि वो अपने प्यार करने वाले सभी लोगों को खो देगी। इसके बाद उसने पुलिस वालों को भी इस बारे में बताया। पुलिस वालों ने उस ईमेल के बारे में जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी वो ईमेल भेजी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति था, या फिर जो भी वो महिला थी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक था क्योंकि पुलिस वाले उसका IP एड्रेस ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वाले बार बार यही सोच रहे थे कि ये जैन है कौन जिसने एमी को मारा है, शायद यही इसके पीछे होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एमी का पति था यानी कि स्टीवन, वो बार बार पुलिस वालों पर जोर दे रहा था और यही बात कह रहा था कि इसने आत्महत्या की है, इसने खुद को गोली मारी है, इसको किसी ने भी नहीं मारा। पुलिस वालों का अब इस बात से माथा ठनका, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पति इसका ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जिसके बाद पुलिस वालों को अब इस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। पुलिस वालों को स्टीवन पर शक इसलिए हो रहा था क्योंकि
जो एमी मारी गई थी उसके बाएं हाथ में बंदूक थी, बल्कि वो राइट हैंड से काम किया करती। साथ में जब उसको गोली लगी मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी हिलाया गया था। उसके घर पर जो खून के धब्बे पाए गए थे उनको भी बिल्कुल साफ कर दिया गया था, जिससे पुलिस वालों को ये पता चला कि एमी को मारने के बाद जो भी खून की साफ सफाई यहाँ पर की गई है उससे यही सिद्ध होता है कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इस अपराध को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको मारा गया है। अब पुलिस वाले अपनी जांच में ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अब फिर से पुलिस वालों ने एमी के पति स्टीवन के साथ दोबारा से पूछताछ की, लेकिन जो स्टीवन सब कुछ बता रहा था वो एमी के जो उसकी मौत हुई थी उस घटना स्थान से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल अलग बात बता रहा था, क्योंकि स्टीवन ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह जो एमी है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसको मैंने सुला दिया था। मैं सुबह उठकर अपने काम करने के लिए अपने बेसमेंट में जाता हूँ, वहाँ पर मैं अपना काम वगैरह कर रहा था, जिसके बाद दिन में मैं वहाँ से बाहर आता हूँ, उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। डॉक्टर से बातचीत करके उसको दवाई दिलाकर घर पर लाकर वापस से सुला दिया, जिसके थोड़ी देर बाद मैं अपने 8 साल के बेटे को लेकर उसके दादाजी के पास जाता हूँ। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बाहर गए। खाना खाकर जब हम शाम को वापस घर पर लौटे, हमने देखा एमी सामने जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके सर में गोली लगी हुई थी। उस टाइम पर यानी कि जो स्टीवन था उसके हिसाब से एमी 5 बजे जिंदा थी। उसने बताया कि 5 बजे उसके सर पर गोली लगी हुई थी, वो उस टाइम पर जिंदा थी। मैंने उससे कहा भी कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस वालों ने जब इस चीज की जांच की और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, तब पता चला कि एमी की मौत तो 3 बजे हो चुकी थी। तो 5 बजे की ये जो बात बता रहा है वो सरासर झूठ है। फिर पुलिस वालों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि स्टीवन ने अपनी पत्नी के मरने पर कुछ भी दुख व्यक्त नहीं किया, वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब उन्होंने उनकी पुरानी जिंदगी को खंगालना शुरू कर दिया कि स्टार्टिंग में स्टीवन और एमी कैसे थे। फिर पुलिस वालों ने इनकी जांच की, तब उन्हें पता चला कि यूनिवर्सिटी के टाइम से एमी और जो स्टीवन था एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इन्होंने शादी कर ली थी, जिसके 20 साल बाद अब इनका 8 साल का बेटा भी था। उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। सब लोगों को इनकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगा करती। और एमी ने अपना प्रोफेशन बना लिया था डॉग्स को ट्रेंड करने का, उसने एक छोटा सा बिजनेस भी खोल लिया था। पुलिस वालों ने फिर उसके दोस्तों से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि स्टीवन अपने बेटे और अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता, वो उसको मारने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अब इसके ऊपर कभी भी शक नहीं हुआ था। जिसके बाद पुलिस वालों ने और गहराई तक इसकी जांच करने के बारे में सोचा। पुलिस वाले अब छानबीन करते जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि जो ये स्टीवन है, जो अच्छा पति बनकर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल इससे उल्टा है, क्योंकि ये छुपकर डेटिंग वेबसाइट पर जाकर लड़कियों से बात किया करता और हाल फिलहाल में इसकी 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में ये था भी। अब इन सब चीजों को भी एमी की मौत के साथ जोड़कर देखा गया, लेकिन जो स्टीवन था उसको पहले तो इस केस से बिल्कुल आजाद कर दिया था, उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर शक नहीं किया गया। लेकिन जब उसकी हरकतों को देखा गया तो उसे सबसे पहला सस्पेक्ट माना गया। इसके बाद जो सबसे पहला पुलिस वाला था जिसके पास स्टीवन ने फोन किया था और उसको बताया था कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है गोली मार के, उस टाइम पर उस व्यक्ति को याद आया, उस पुलिस वाले को, कि जब स्टीवन ने मुझसे ये बात कही थी उस टाइम पर जो उसका बेटा था वो उसके पास में ही था, वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, वो बिल्कुल शांति से सुन रहा था। उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि क्या आप दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। वो ये बात सुनकर हैरान था, लेकिन उसके पिता ने जो जवाब दिया उससे भी पुलिस वाला हैरान रह गया, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि मुझे अभी पता नहीं है। और पुलिस वाले की हैरान होने की बात इसलिए थी क्योंकि इस समय पर, जिस समय उसकी पत्नी उसके आंखों के सामने मरी हुई है, उसके बारे में वो बता रहा है पुलिस वालों को, और उस टाइम पर वो कह रहा है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। ये बात अब सीधा सीधा स्टीवन पर शक करवा रही थी। फिर पुलिस वालों ने स्टीवन का कंप्यूटर चेक किया, जिसके अंदर स्टीवन ने एक ऐसी दवाई को सर्च कर रखा था जिसको लेने से या तो चक्कर आने लगते हैं या फिर आदमी बेहोश हो जाता है। पुलिस वालों ने अब जो एमी मरी थी उसकी रिपोर्ट को चेक किया और उसके शरीर के अंदर वो दवाई पाई गई, जो नॉर्मल मात्रा में होती है उससे 45 गुना ज्यादा मात्रा में वो दवाई एमी के शरीर में मौजूद थी। और साथ में पुलिस वालों को यह भी पता चला कि जो एमी है उसकी अगर मौत हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी से जो $7 लाख है वो
स्टीवन को मिल जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और 2017 में जाकर जो स्टीवन था उसे अरेस्ट कर लिया गया। और इसके दूसरी तरफ जो उसके यार दोस्त थे जिनको भी इस बारे में पता चला कि स्टीवन ने अपनी पत्नी को मार दिया है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे। उन सबका यही कहना था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बहुत अच्छा पति है, एक बहुत अच्छा पिता है, उसने ये किया नहीं है, पुलिस वालों से कोई भी गलती हुई होगी। फिर पुलिस वालों ने और ज्यादा जांच की, तब पुलिस वालों को यह भी पता चला कि सबसे पहले स्टीवन ने अपनी पत्नी को मारने के लिए डार्क वेब से एक हिटमैन को पैसे दिए थे। लेकिन जब उस हिटमैन के बारे में उसे पता चला कि ये सब कुछ फेक है, उसको ठगा गया है, जिसके बाद वो अब दूसरी योजना बनाता है। उसने बिल्कुल एक क्लियर योजना बना ली कि वो अपनी पत्नी को ऐसे पेश करेगा उसकी मौत को कि उसने खुदकुशी की है, उसके बारे में ये पता ही नहीं चलेगा कि उसका मर्डर किया गया है। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया था। वो अपने बेटे को खाने पर बाहर लेकर गया, वहां से आकर उसने सब कुछ ऐसा दिखाया कि सब कुछ उसके बाद में हुआ है। इसके बाद पुलिस वाले उसे ले जाकर अब अदालत में पेश करते हैं। अदालत में उसके खिलाफ सबूत भी सारे के सारे पेश किए गए। उसके खिलाफ जो ये स्टीवन था ये कुछ भी नहीं कहता, वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। और 8 घंटे के बाद बातचीत करने के दौरान उसको हत्या का आरोपी ठहराया गया, जिसके बाद इसे आजीवन कारावास की सजा हो गई और इसे कभी भी पैरोल नहीं मिलेगी और आज तक भी ये जेल के अंदर ही मौजूद है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।